आज की हमारी कहानी का नाम है नालायक ससुराल। सुनिए, दिवाली पे मैं अपने मायके तो नहीं जा पाती हूँ, तो क्या उससे पहले एक दो दिन के लिए आप मुझे मेरे मायके छोड़ देंगे? स्नेहा अपने पति अजीत से कहती है। अजीत बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है। त्योहार तो हमारे घर में भी होता है और दिवाली से पहले मेरी बहन भी यहाँ आती है। ऐसे में तुम मायके जाओगी तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? और वैसे तुम्हें स्कूल से छुट्टी मिल जाएगी और वहां जाकर करोगी क्या? स्नेहा बोली, अरे, आप छुट्टी की चिंता मत कीजिए। मैंने प्रिंसिपल मैम से बात कर ली है। पूरे साल छुट्टी नहीं लेती हूं तो वह छुट्टी साइन कर देंगी और मम्मी पापा से। अब घर की साफ सफाई नहीं हो पाती है तो मैं उनकी थोड़ी मदद भी कर दूंगी और सबसे मिलना भी हो जाएगा। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ की साफ सफाई भी करके जाऊंगी। अजीत दीदी तो यहाँ हर साल आती है। मैं तो पिछले साल से वहां नहीं गई हूं, बस फोन पर ही बातें होती हैं। अजीत गुस्से में बोला, क्यों? तुम्हारा वो चचेरा भाई मर गया क्या? तुम्हारे माता पिता दिन रात उसी के तो गुण गाते रहते हैं कि मनोज ऐसा है, मनोज वैसा है। देखना, कहीं एक दिन सब कुछ समेट कर मनोज को ना दे दे। फिर बैठी रहना अपनी इस मस्टरनी की तनख्वाह में। और वैसे भी दिवाली आने में अभी बहुत समय है, तब की तब देखेंगे। इतना कहकर अजीत अपनी मां कामिनी जी और भाई अमन के पास जाने को हुआ कि स्नेहा बोली, जरा सुनिए, तो आप ये क्यों नहीं देखते कि मनोज वहां रह रहा है? तभी तो हम यहां निश्चिंत होकर रह पाते हैं। अगर वह ना हो तो मम्मी पापा की देखभाल कौन करेगा? अजीत गुस्से में बोला, तो क्या हमसे पूछकर पुराना घर बेचा और फ्लैट लेने से पहले मेरी राय ली थी? तुम तो बस चुपचाप अपनी नौकरी, घर और रसोई संभालो। इतना कहकर वह चला गया। उदास स्नेहा मन ही मन सोचने लगी, काश ईश्वर मुझे भी एक भाई या बहन देता तो कम से कम माँ पापा की इतनी चिंता तो ना सताती। माँ बाप की चिंता लिए स्नेहा रसोई के काम निपटाने चली गई, क्योंकि लड़की कितनी भी सफल क्यों ना हो जाए, पर पति को हमेशा उसकी तनख्वाह और उसके मायके की संपत्ति अपनी लगती है। समय बीता, दिवाली पास आ रही थी। स्नेहा बराबर उम्मीद भरी नजरों से अजीत को देखती और मायके जाने की बात कहती तो अजीत बोलता, तुम देख रही हो ना कि बबीता दीदी इस बार जल्दी आई है। ऐसे में तुम मायके जाने की बात कर रही हो। आखिरकार स्नेहा को इस बार भी मन मार के रहना पड़ा। रात में स्नेहा रसोई में सब काम निपटा रही थी तो उसने सोचा, अब दीदी आई है तो मम्मी जी से पूछकर ही सुबह के नाश्ते की तैयारी करनी होगी। पहले रसोई साफ कर लूं, फिर मम्मी जी से पूछती हूं कि आखिर कल बनेगा क्या। सब काम करके रखना होगा। अब स्कूल से छुट्टी भी नहीं ले सकती। परीक्षाएं जो आने वाली है, सब काम निपटा कर स्नेहा अपनी सास के कमरे की तरफ जाने लगी। दरअसल स्नेहा के माता पिता ने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा तो कर दिया था, फिर भी उसे अपने लिए वक्त नहीं मिलता था। हर बात के लिए उसे अपने ससुराल वालों का मुंह देखना पड़ता था। अचानक से स्नेहा को अपना नाम सुनाई दिया तो उसके पैर कामिनी जी के कमरे में पहुंचने से पहले ही रुक गए। कामिनी जी अजीत से बोल रही थीं, क्यों रे अजीत, तेरी बीवी नौकरी क्या करती है? तुझे क्या अपने अंगूठे के नीचे रखती है जो तू उस पर काबू नहीं कर पाता? अरे, उसके मायके में क्या चल रहा है, यह पता करना भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अजीत कुछ कहता उससे पहले ही उसका छोटा भाई अमन बोला, हाँ भैया, मैंने सुना है कि भाभी के मायके में उनके पापा ने प्रॉपर्टी बेची है और उसका अच्छा खासा पैसा भी आया है। सोचिए जरा, उनके मम्मी पापा कितने अच्छे फ्लैट में रहते हैं। और क्या यह सच है कि उनके साथ भाभी का चचेरा भाई मनोज रहता है? जब पुश्तैनी मकान बिका है तब तो भाभी को भी तो पैसा मिला होगा। अजीत मुंह बनाकर बोला, पता नहीं इसके घर में क्या चलता रहता है। स्नेहा ने बताया तो था कि वे लोग फ्लैट में शिफ्ट हो गए हैं, पर पापा जी ने मुझे कुछ बताया नहीं। दोनों बाप आपस में ही सब कुछ कर लेते हैं, पर दामाद से राय लेना जरूरी नहीं समझते। तो मैं क्यों पूछकर अपनी इज्जत कम करूंगा? अमन बोला, अरे भैया, वो नहीं बताते तो क्या हुआ, आप तो पता करो ना। ऐसी थोड़ी ना काम चलेगा। आखिर कितने पैसे आए पता तो होगा, तभी तो आप अपना हिस्सा ले पाओगे। और भैया, अगर अच्छी रकम मिली तो मुझे भूल मत जाना, क्योंकि इस बार मुझे बाइक लेनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, पर इस बार भाभी की एक मत सुनना। कमरे के बाहर खड़ी स्नेहा सबकी बातें सुनकर हैरान थी। उसने सोचा, अंदर जाने से पहले सबकी मंशा तो जान ले। तो वह वहीं रुककर उनकी बातें सुनने लगी। तभी बबीता ने भी बहती गंगा में अपने हाथ धोने की कोशिश की
और अजीत से बोली, हाँ भैया, अमन सही कह रहा है। आप तो बस पता करो आखिर आपकी कितने की लॉटरी लगी है, क्योंकि मुझे भी इस दिवाली पर सोने की कंगन चाहिए। कामिनी जी बोली, अरे तुम लोग भी हद करते हो, पैसे अभी आए नहीं और तुम लोग लाइन में लग गए। और बबीता, तुम तो दिवाली पर यहां रहती भी नहीं हो, और क्या तुम्हारे ससुराल वाले अपने घर की लक्ष्मी को दिवाली पर सोने का कंगन तक नहीं दे सकते? बबीता बोली, मां, उनको कंगन देने होते तो वह कब तक दे चुके होते, और वैसे भी अरे, आप लोगों से भी तो इतना नहीं हुआ कि मुझे शादी में सोने के कंगन दे देते। आपको पता है, जब मेरी देवरानी अपने मायके से लाए हुए सोने के कंगन पहनती है तो मुझे कितना बुरा लगता है। ऐसा लगता है मानो मेरा मायका बिल्कुल कंगाल है। अरे बाबूजी की पेंशन आती है, बड़े भाई भाभी नौकरी करते हैं। फिर भी कामिनी जी बोली, अच्छा ठीक है, ठीक है, ये सब बातें बंद करो, पहले मुझे अजीत से बात करने दो। देखो बेटा, अजीत, पैसों की जरूरत इन दोनों को ही नहीं बल्कि इस घर को भी है। अजीत बोला, मां, मैं समझा नहीं मां, आप क्या कहना चाह रही हो? कामिनी जी बोली, मैं सोच रही थी कि इस मकान के ऊपर एक मंजिला और मकान बनवा दूं, ताकि कल को अमन की शादी होगी तो परेशानी ना होगी। और वैसे भी अब हम लोग तुमसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि बहू के पास पैसा रखा है और हम लोग परेशान हो रहे हैं। बताओ भला ये कोई बात होती है क्या? अगर कहीं तुम्हारे सासुर के किसी जानने वाले को हमारे रहन सहन का पता चला तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। अरे मैं तो कहती हूं, हमारे पास जब पैसा आ सकता है तो हमारे अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहिए, क्यों? अजीत भी सबकी बातों को सुनकर सोचने लगा और बोला, हाँ मां, कह तो आप सही रही हो। पर कामिनी जी झट से बोली, परवर छोड़ो, तुम्हें यह लगता है ना कि तुम अपने ससुर जी से पूछोगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा? अरे बेटा, तुम बहू से बात तो कर ही सकते हो ना कि प्रॉपर्टी को बेचने पर कितना पैसा आया है। आखिर वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी है, आज नहीं तो कल सब कुछ तुम्हारा ही तो होगा, और उनकी प्रॉपर्टी पर तुम्हारा भी पूरा अधिकार है। अमन बोला, मां बिल्कुल सही कह रही है भैया। कामिनी जी मुंह बनाते हुए बोली, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि बहू ने अब तक तुम्हें कुछ बताया क्यों नहीं। और तो और उसका चचेरा भाई वहां क्यों रह रहा है बेटा? अजीत, मैं कह रही हूं संभल जा, नहीं तो मालूम पड़ा कि कहीं तेरा हिस्सा भी तेरा साला ना ले जाए। सबकी बात सुनकर अजीत भी गंभीर हो गया और बोला, ठीक है मां, मैं स्नेहा से बात करता हूं। वो कह तो रही थी कि बहुत वक्त से अपने मायके नहीं गई है, तो उसे खुश करने के लिए उसे उसके मायके भेज देता हूं, और इसी बहाने अंदर की बात भी पता चल जाएगी। अमन बोला, यह हुई ना बात भैया, अगर यह काम हो गया तो हम सबकी नया पार लग जाएगी। अजीत बोला, सही कहता है छोटे, मैं भी सोच रहा हूं कि यह नौकरी वकरी को छोड़कर खुद का बिजनेस ही शुरू कर लूं। आखिर कब तक लोगों की जी हुजूरी करता रहूंगा और अपना मन मारता रहूंगा। चलिए ठीक है मां, मैं बात करता हूं स्नेहा से कि आखिर कितने पैसे आए हैं, और उसे खुलकर मुझे सब बताना ही होगा। आखिर मैं उसका पति हूं, मेरे सिवा उसके मां बाप का है कौन इस दुनिया में? पति की बात खत्म हुई कि स्नेहा उल्टे पैर रोते हुए अपने कमरे में आ गई। उन सब की बातें सोच सच कर उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था, तो वो दुपट्टा माथे पे बांधकर बैठ गई। अजीत कमरे में आया और बोला, अरे यह क्या, तुम सिर पकड़कर बैठी हो? खैर छोड़ो, तुम ये कह रही थी ना कि तुम्हें मायके जाना है, चलो इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। स्नेहा बोली, क्यों, आप मेरे साथ क्यों चलोगे? और अचानक से मुझे मायके भेजने का विचार कैसे आया आपके मन में? अजीत बोला, मेरे सिवा तुम्हारे मां बाप का है ही कौन, तो मुझे वहां की भी सारी जानकारी तो रखनी ही पड़ेगी ना। आखिर कब तक इस नौकरी से अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा? अजीत को एहसास हुआ कि बोलते बोलते वह गलती से वह भी बोल गया जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। स्नेहा बोली, अब आई आपके मन की बात। आपकी जुबान पर कितने लालची हैं आप लोग, जब देखो तब बहाना बनाकर मेरे मायके से पैसा निकलवाने के लिए मुंह खोले बैठे रहते हैं, जैसे आपने ही पैसे कमाकर मेरे मां बाप के दिए हो। याद है ना, जब भी मेरे मम्मी पापा को आपके घर वालों की जरूरत पड़ी थी, तब आप लोगों में से कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। अजीत बोला, अरे मैं दामाद हूं, ऐसे कैसे? स्नेहा बोली, सही कहा आपने, दामाद हैं, मगर आप भूल गए तो याद दिला दूं, आपके कहने पर पिछले साल बबीता दीदी की शादी में भी पापा ने अपनी एक एफडी तुड़वाकर आपको कर्जा दिया था, जिसे आपने अब तक लौटा नहीं पाए। आपने तो एक बार भी नहीं पूछा कि पापा जी आपको पैसों की जरूरत है कि नहीं। अजीत बोला, अरे वह तो उतनी रकम मेरे पास आई
नहीं है, वरना तो मैं दे ही देता। वैसे उनकी खातिरदारी में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी और उन्हें पैसों की क्या ही जरूरत थी। स्नेहा बोली, जरूरत नहीं थी। अभी जब 4 महीना पहले पापा को हार्ट अटैक आया था, तब तो आप में से कोई उनकी सेवा करने नहीं गए। मेरी मम्मी की हिम्मत टूट चुकी थी द्वार भाग करते करते, और उस वक्त अगर मनोज नहीं होता तो ना जाने क्या हो जाता। अजीत बोला, तुम्हें अपने चचेरे भाई का वहां साथ रहना याद है, पर यहां ये याद नहीं कि मैं भी तो रोज उनसे मिलने जा रहा था। स्नेहा बोली, हाँ आप जाते थे ना, शाम को थोड़ी देर शक्ल दिखाकर फिर वापस आ जाते थे, और फिर वापस आ जाते थे। एक बार भी आपने यह पूछना मुनासिब नहीं समझा कि पैसों का बंदोबस्त कैसे हो पाया, जबकि आप अच्छी तरह से जानते थे कि पिछले साल ही पापा रिटायर हुए थे और प्रॉपर्टी के नाम पर उनके पास वही एक पुश्तैनी मकान था। अजीत बोला, ठीक है, इलाज हो गया ना, बचे हुए हैं ना मरे तो नहीं। तुम्हारे पापा तो अब क्यों उस बात को लेकर बैठी हो? स्नेहा बोली, सही कहा आपने, मेरे पापा बच तो गए, पर मेरी माँ और मनोज भैया की सेवा से अगर उस वक्त उधार लेकर पापा का इलाज नहीं करवाया होता तो ना जाने क्या होता। पर इससे आपको क्या, तभी उन पैसों को चुकाने के लिए अभी कुछ दिन पहले ही तो पापा ने अपना मकान बेच दिया और बचे हुए पैसों से खुद के लिए फ्लैट लेकर रह रहे हैं। इतना कहते कहते स्नेहा फूट फूट कर रोने लगी, पर वहीं बैठे अजीत की आंखों में जरा सी भी शर्म नहीं थी। खैर, थोड़ी देर बाद अचानक स्नेहा के कमरे के बाहर कामिनी जी की आवाज आई, बहू जरा मेरे कमरे में तो आना। स्नेहा समझ गई कि आखिर उसे क्यों बुलाया जा रहा है और किस बात की तैयारी हो रही है। वो उठकर गई तो कामिनी जी, जो ज्यादातर उसे अपने आदेश ही सुनाती थी, आज वो अपने शब्दों में मिश्री घोलकर बोली, बहू रानी, मैंने सुना है तुम्हारे पापा ने अपना पुश्तैनी मकान बेच दिया और वह फ्लैट लेकर रह रहे हैं, तो क्या यह बात सच है कि उन्होंने मनोज को भी अपने साथ रखा है? स्नेहा बोली, हाँ मम्मी जी, आपने सही सुना, अभी कुछ दिन पहले ही बेचा है। मम्मी जी, कोई और बात नहीं तो क्या मैं जाऊं? कल सुबह की तैयारी भी करनी है, नहीं तो स्कूल जाने में देर हो जाएगी और मेरी एक दिन की छुट्टी भी कट जाएगी। कामिनी जी बोली, अरे बहू, थोड़ा तो अपने बारे में सोचा करो, और क्या हो जाएगा? अगर एक दिन की छुट्टी कट जाएगी तो तुम्हारे पास तो हमारे लिए वक्त ही नहीं होता है, कुछ देर हमसे बातें भी कर लो। स्नेहा चुप हो गई तो कामिनी जी बोली, अच्छा बहू, एक बात तो बताओ, तुम्हारे पापा ने आखिर इतना क्या कर्ज ले लिया जो उन्हें अभी ही चुकाना था? अरे बाद में चुका देते, इतना भी क्या जल्दी थी? स्नेहा बोली, वो क्या है ना मम्मी जी, अब अगर दामाद बेटा बन जाए तो बाद में चुका भी देते, पर यहां तो कोई उम्मीद भी नहीं थी और उनका कोई और बेटा तो है नहीं जो उनके कर्ज चुकाए या उनकी बीमारी का इलाज करवाएगा। और रही बात मनोज की, तो वह भी पापा को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता और मम्मी बाहर कितने दिन काम करेगी, इसलिए वह उनके साथ रहता है। कामिनी जी घुमा फिराकर अपने मुद्दे पे आई और बोली, हाँ सही कह रही हो, लेकिन वह घर कितने में बेचा? आखिर तुम बेटी हो, अजीत दामाद है, तुम लोगों को भी तो पता होना चाहिए। स्नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया तो अजीत बोला, हाँ स्नेहा, आखिर मैं भी तो उस घर का दामाद हूं, इतना हक तो मेरा भी बनता है कि मैं भी जानूं कि प्रॉपर्टी बेचकर जो पैसे आए थे उनमें से उनके पास कुछ बचा है कि नहीं। स्नेहा मुस्कुराकर बोली, अरे हां, आप तो दामाद हैं, ये बात तो मैं भूल ही गई थी। अच्छा हुआ जो आपने मुझे याद दिला दिया। आपको तो हक है सब कुछ जानने का, तो चलिए मैं यह भी बता देती हूं। घर के सभी लोग आंखें फाड़कर और कान खोलकर स्नेहा की बातें सुनने लगे। तो स्नेहा बोली, पापा के इलाज में काफी पैसा खर्च हो गया था, जो कर्ज लेकर खर्च किया था, और उस कर्ज को चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था सिवाय उस पुश्तैनी मकान के। इसीलिए हमने फैसला किया है कि उस घर को बेच दिया जाए, और वहीं किया भी। अम्मा ने अजीत की तरफ इशारा किया तो अजीत बोला, उसके बाद जो पैसे बचे उन पैसों का क्या हुआ? तो स्नेहा बोली, सब बता रही हूं, पहले तो उन्होंने अपना कर्जा चुकाया, बाद में मम्मी पापा को अपने रहने के लिए बंदोबस्त भी तो करना था, तो इसलिए एक फ्लैट ले लिया। हाँ, थोड़े बहुत पैसे बचे हैं जो मैंने उन्हीं के नाम से बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, ताकि उनको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अचानक से कामिनी जी ने कहा, अरे बहू, बचे हुए पैसों में से उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं दिया? मैंने तो सुना है काफी बड़ी रकम मिली थी उस पुश्तैनी घर की, और तुम तो इकलौती बेटी हो। स्नेहा अपनी जगह से उठी और बोली,
वो क्या है ना मम्मी जी, आज की बेटियां बस पैसे लेने का हक नहीं रखती, क्योंकि माता पिता की जिम्मेदारी भी कोई चीज होती है। अब जब जिम्मेदारी मनोज भैया निभा रहे हैं, तो मैं उन लोगों के पैसों के बारे में कैसे सोच सकती हूँ। आखिर मैं आपकी बहू हूं, आपकी इज्जत का कुछ तो ख्याल रखूंगी। तो मैंने भी मम्मी पापा से कह दिया कि वह पैसे से एक हिसाब से मनोज भैया को ही मिलने चाहिए। इसीलिए मैंने वह हक भी छोड़ दिया और पापा को कह दिया कि जो आपकी जिम्मेदारी निभाए, ये फ्लैट उसी के नाम कर देना। कम से कम आने वाली पीढ़ियों को कुछ तो सबक मिले। मैंने ठीक किया ना मम्मी जी? स्नेहा की बात सुनकर कामिनी जी के साथ साथ उनका पूरा परिवार भूत बना रहा। अपनी बात पूरी करके स्नेहा अपने कमरे में जाने लगी तो अजीत बोला, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारे चाचा जी का बेटा मनोज लालच में तुम्हारे मम्मी पापा की सेवा कर रहा है। स्नेहा बोली, काश लालच में ही सही, वो कर तो रहा है। तुमसे तो वह भी नहीं हो पाया। अरे कम से कम तुम मेरे मम्मी पापा की सेवा करते तो आज मुझे अपने चचेरे भाई का एहसान तो ना लेना पड़ता। जब हक की बात करते हो दामाद फट से बेटा बन जाता है, पर जब जिम्मेदारी निभाने की बात होती है तो दूर दूर तक वही दामाद नजर नहीं आता। छोड़ो उन बातों को, अभी कम से कम उनकी सेवा तो हो रही है। और मुझे मेरी मम्मी पापा से अब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अपने पैर पर अपने लिए कुछ भी करने का साहस रखती हूँ। एक बात और कहूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा ही सिखाया है कि दूसरों के पैसों पर नजर नहीं रखनी चाहिए। अपनी मेहनत की दो रोटी में और जितना अपनी किस्मत से मिले उसमें ही खुश रहना चाहिए। अपनी बात पूरी करके स्नेहा अपने कमरे में चली गई और वहां मौजूद लालची रिश्ते के लालची सपने टूट के बिखर गए। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और भी बेहतरीन कहानियों के लिए प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।